वीआईपी न्यूज के विभाग अंदाज से सहमे अपराधी। पुरानी पंचायत में हुई मॉब लिंचिंग के मामले में पीड़ित परिवार को अपराधी दे रहे धमकी, प्रशासन पर लग रहा लीपापोती का आरोप। बिहार के शहरी क्षेत्रों में शुरू हुई टीकाकरण एक्सप्रेस। 121 टीका एक्सप्रेस को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। 4 आरटीपीसीआर वैन भी हुई रवाना। टीका एक्सप्रेस पर राजनीति शुरू। बिहार यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बोली, टीका एक्सप्रेस महज एक दिखावा। और बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। सहरसा में एक मकान चल रहा सरकारी अस्पताल, लोगों को नहीं मिल पा रहा सही उपचार। नमस्कार, बिहार की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर आपको। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर हम दिखाने जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट को लॉकडाउन का पालन करना पड़ा महंगा। बीच बाजार मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार को सब्जी विक्रेता ने जड़ा थप्पड़। इस वक्त की बड़ी खबर। आरोपी सब्जी विक्रेता पुलिस को चकमा देकर फरार। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मीठापुर सब्जी मंडी की पूरी घटना। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। मजिस्ट्रेट को लॉकडाउन का पालन करना महंगा पड़ गया। बीच बाजार में मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार को सब्जी विक्रेता ने थप्पड़ जड़ दिया। आरोपी सब्जी विक्रेता पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, क्या है ये पूरा मामला? बीच बाजार में मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार को एक सब्जी विक्रेता ने थप्पड़ जड़ दिया है, क्या कुछ वजह निकल कर आ रही है सामने? जी बिल्कुल कंचन, मैं बता दूं आपको कि पटना में कहीं ना कहीं लॉकडाउन का नियमों का पालन कराने का एक बड़ा खामियाजा देखने को मिला है, जहां पे मजिस्ट्रेट को बीच बाजार जक्कनपुर थाना के मीठापुर सब्जी मंडी के पास लॉकडाउन का नियमों का पालन कराने और उनका अनुपालन करने के लिए हिदायत देने के फलस्वरूप उनको कहीं ना कहीं लोगों के कोप भाजन का शिकार होना पड़ा है। इसी कड़ी में अगर बात करें हम, तो मजिस्ट्रेट की तैनाती हुई थी कि तमाम जो लॉकडाउन के नियम है, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक ही सभी दुकानों को खोलने के आदेश मिले हैं, जिला प्रशासन के द्वारा मिला है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ दुकानदार जो है लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर मजिस्ट्रेट ने जब उस सब्जी मंडी में खुले दुकानों को बंद कराने के लिए पहुंचे, तो उस दौरान सभी सब्जी मंडी के जो जितने भी दुकानदार थे वो एकत्रित हो गए और कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट के साथ गाली गलौज और हाथापाई पर उतर आए थे। जी कंचन, बिल्कुल, जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति है ऐसे में लोग भी परेशान हैं अनिल, लेकिन इस तरीके से अभद्रता और एक मजिस्ट्रेट को थप्पड़ मारकर वहां से भाग जाना, अभी तक क्या किसी तरीके की कार्रवाई हो पाई है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल कंचन, मैं बता दूं आपको कि जक्कनपुर थाने में इसकी शिकायत की गई है, लेकिन अभी वहां पे समय तो बीतता जा रहा है, लेकिन वहां पे अभी तक मजिस्ट्रेट पहुंचे नहीं है, लिखित शिकायत नहीं दर्ज कराई है। लिखित शिकायत के बाद ही जो आरोपी शख्स है वो राम प्रवेश उसका नाम बताया जा रहा है, जो जिस पर की कार्रवाई करने की बातें कही जा रही है। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो मजिस्ट्रेट को बीच बाजार में थप्पड़ पड़ गया। जी हाँ, एक सब्जी विक्रेता ने जोरदार थप्पड़ जड़ा बीच बाजार में मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार को। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। तो मधेपुरा जिले के पुरानी पंचायत में हुई मॉब लिंचिंग की घटना को वीआईपी न्यूज द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद से आरोपितों द्वारा पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है। दरअसल वीआईपी न्यूज द्वारा मॉब लिंचिंग की हुई इस घटना को पीड़ित की यहां पर जुबानी के साथ ही दिखाया भी गया था। खबर दिखाए जाने के दौरान सत्ता पक्ष के लोग भी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने पूरी घटना को सुनने के बाद पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का यहां पर वादा किया और इस मामले में तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया था। लेकिन आश्वासन मिलने के कई घंटे बीत जाने के बाद अभी तक थाने में महज पीड़ित परिवार से आवेदन लेकर एफआईआर यहां पर की गई है। पेश है इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। वीआईपी न्यूज के बेबाक अंदाज से सहमे अपराधी पीड़ित परिवार को दे रहे हैं धमकी। प्रशासन पर मामले में लीपापोती करने का आरोप।
मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के श्रीनगर थाना अंतर्गत पुरानी पंचायत में हुई मॉब लिंचिंग की घटना को वीआईपी न्यूज के द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद से आरोपियों के द्वारा पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है। पीड़ित परिजन अब खुद की जान बचाने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन से लगा रहे हैं। दरअसल वीआईपी न्यूज के द्वारा मॉब लिंचिंग की हुई इस घटना को पीड़ित की जुबानी के साथ दिखाया गया था। खबर दिखाए जाने के दौरान सत्ता पक्ष के लोग भी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने पूरी घटना को सुनने के बाद पीड़ित और पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का वादा किया। मामले में तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन मिलने के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक थाने में महज पीड़ित परिवार के आवेदन लेकर एफआईआर दर्ज किए गए। इधर थाने में दर्ज किए गए एफआईआर को लेकर पीड़ित परिजन पुलिस की मिलीभगत होने और मामले की लीपापोती करने का आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के श्रीनगर थाना अंतर्गत पुरानी पंचायत में, और मेरे साथ आप देखेंगे तो पीड़ित के बड़े भाई और उसकी माताजी मेरे साथ में हैं। और आपको मैं बता दूं कि मंगलवार अहले सुबह लगभग 7 से 8 बजे के बीच इनके जो छोटे लड़का थे बदरुद्दीन, उनको घर से लगभग 50 से 60 लोगों की भीड़ ने अगवा करके पास में ही एजाजुल हक के घर ले गया और उसको खूंटे से बांध करके उनके साथ सारी मानवता को की हदें को पार करते हुए उनके साथ ज्यादती की, उस पर जुल्म किया गया। और अगर आप इनकी बात माने तो इनका कहना है कि उसे पेशाब भी पिलाया गया और गर्म पानी के साथ पेशाब दिया गया और गर्म पानी भी पिलाया गया। इसको लेकर के हमने आपको इस घटना की जो जानकारी है प्राथमिकता से चलाया है और आपको हम देते आ रहे हैं। इनके पास हम आए हुए हैं, आखिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 3 दिन गुजरने के बाद भी इनके साथ जो यहाँ के जो थाना अध्यक्ष है या थानेदार हैं किस तरह के सलूक कर रहे हैं। क्या इंसाफ ये जिस तरह से अमानवीय व्यवहार इनके साथ हुआ है, क्या अभी तक थानेदार इनकी बात सुन रहे हैं या नहीं। तो हमारे साथ उनके बड़े भाई हैं। जी बताइए कि आप थाने पहुँचे तो फिर क्या हुआ। हमने वहाँ एप्लीकेशन दिया, उनके बाद हम उनके बाद कोई सुनवाई नहीं कर रहा, थाने का कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। उनका बोला जाओ हम तुम्हारा पेपर एफआईआर कर दिए हैं, उसका कोई भी रिसीव हमको नहीं दे रहा है। हमारे पास थाना अधिकारी कोई भी नहीं आता है। उसके बाद हमारे घर पे अभी भी धमकी आ रहा है, तो हम लोग कल जान से सारे फैमिली को पूरे जान से मार देंगे। जैसे उसको लड़का को मारे हैं ऐसे सारे पूरे फैमिली को जान से कल मार देंगे। हमको अभी भी धमकी दे रहा है, तो आप उधर से आइए कहीं से भी और आपको ख़त्म कर देंगे हम। जब आपको धमकियाँ मिल रही है तो क्या आपने उस धमकी को लेकर के पुलिस से बातें की? क्या आपने शिकायत दर्ज की वहाँ पे पुलिस? जी हमने की है शिकायत, मगर उन्होंने बोला जाओ अपने घर, आपके यहाँ कुछ नहीं होगा। मगर हमारे यहाँ कोई भी वो सुनने के लिए राज़ी नहीं है, नहीं कोई अधिकारी हमारे घर पे सुरक्षा के लिए आया है। अभी तक कोई भी आने के लिए राज़ी नहीं है। अभी तक कोई अधिकारी हमारे यहाँ कोई सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। आप किस तरह के इंसाफ चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए, जैसे हमको बचाव चाहिए, जैसे हम लोग को जान बच पाए। आपने जिंदगी और मौत से जूझ रहे मॉब लिंचिंग के शिकार युवक बदरुद्दीन के बड़े भाई को सुना। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सत्ता में बैठे लोगों के आश्वासन के बाद कार्रवाई होने में इतनी लीपापोती की जाएगी तो आम लोगों के लिए तो न्याय की आस करना शायद बेईमानी होगी। मॉब लिंचिंग की शर्मसार कर देने वाली इस घटना को वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद तो मामला और भी संगीन हो गया। पीड़ित को न्याय मिलने की उम्मीद की जगह जान से मारने की धमकी मिलनी शुरू हो गई। इस पूरी घटना को लेकर हमारे कुमारखंड संवाददाता मोहम्मद इमरान ने जब पीड़ित से बात की तो पीड़िता के द्वारा दर्द बयां किया गया और वो भी हैरान कर रही है। तो चलिए अब आपने पीड़ित की जुबानी भी सुन ली, अब एक बार आपको फिर से घटना की पूरी जानकारी देते हैं। ये पूरी घटना मॉब लिंचिंग से जुड़ी है, जो मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के श्रीनगर थाना अंतर्गत पुरानी पंचायत के वार्ड संख्या 10 में बीते मंगलवार की सुबह घटित हुई। दरअसल इसी पंचायत के रहने वाले मोहम्मद बदरुद्दीन 3 साल पहले इसी गांव की रहने वाली युवती से प्रेम विवाह किए थे। विवाह को लेकर गांव के लोग खुश नहीं थे, यहाँ तक कि लड़की के परिवार भी मामले को लेकर नाराजगी जता रहे थे। लेकिन युवती और युवक के बिना नहीं रहने की बात क्या दोनों ने परिवार से अलग होकर शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने एक लड़की को जन्म दिया। बावजूद इसके गाँव वाले 3 साल बाद भी बदले की आग में झुलस रहे थे। मंगलवार को युवक उस समय भीड़ तंत्र का शिकार हो गया जब लड़की के घर लड़की की छोटी बहन पहुंच गई। भीड़ तंत्र ने युवक पर युवती के साथ गलत रिश्ता बताकर उठा ले गया, ससुराल लाया, खूंटे में बांधकर बेरहमी से पिटाई की। पिटाई करने तक से जब उनका मन नहीं भरा तो बदहवास हालत में घायल युवक के द्वारा जिंदगी बचने के लिए पानी मांगने पर पेशाब और गर्म पानी पिलाया।
इसके बाद युवक का बचना मुश्किल था, तो उसी भीड़ से किसी ने स्थानीय थाने को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को बदहवास अवस्था में कुमारखंड उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक के द्वारा प्राथमिक उपचार किए जाने के बाद हालत की गंभीरता को देख मधेपुरा सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां युवक का इलाज किए जाने के बाद स्थानीय थाना के द्वारा किया गया। लेकिन जिंदगी और मौत से जूझ रहे बदरुद्दीन की बड़ी मां ने बेटे के मधेपुरा सदर अस्पताल में इलाज होने की बात से इनकार कर रही हैं। पीड़ित की मां अपने बेटे की एक झलक पाने की बेचैनी बयां करके न्याय की भीख मांग रही हैं। परिवार कैसे घर से उठा के ले गए बाबू का रट से बाबू का मार के जंजीर से बाबू का टांग का चांद मांग लिया पसंद इसे से पर 50 आदमी मारे बाबू का अरे लगा मालूम रे माजा अरे के ले आता तो करके। अब आपने पूरी घटना को देखा और पीड़ित को सुन लिया। अब सोचिए कि जिस सुशासन और कानून की राज की बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के साथ पूरा मामला अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रहा, उसकी हकीकत क्या है। अब देखने वाली बात यह है कि सुशासन राज की हकीकत को वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, सरकार तक पहुंचाया, तो सरकार के द्वारा पीड़ित और पीड़ित के परिवार को किस तरह से कितने दिनों के बाद न्याय मिल पाता है। हालांकि इस पूरे मामले पर गौर करें तो लगभग 48 घंटे बीत जाने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर अब तक शून्य है। अब सवाल है कि सरकार के संज्ञान में आने के बाद भी आखिर उचित कार्रवाई क्यों नहीं होती। क्या बिहार में भगवान भरोसे चल रहा है कानून व्यवस्था? क्या सरकार के आदेश पर भी होती है अधिकारियों की लेवापोती? सवाल कई हैं, जिसका खुलासा हम करते रहेंगे। कुमारखंड से वीआईपी न्यूज के लिए सहयोगी इमरान के साथ रौनक कुमार की रिपोर्ट। तो इस पूरी खबर को वीआईपी न्यूज ने बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाया था और यहाँ पर पक्ष के लोग भी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी। हमारे इस पूरे मामले पर देखा जाए तो ब्यूरो चीफ हमारे साथ रौनक जुड़े हुए हैं। रौनक से सीधे बातचीत करेंगे। रौनक, जिस तरीके से इस पूरी खबर को वीआईपी न्यूज ने बड़े ही प्रमुखता के साथ यहाँ पर दिखाया था, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ भी यहाँ पर जुड़े थे, संतोष कुशवाहा ने यहाँ पर आश्वासन भी दिया था और साफ तौर पर देखा जाए तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ एफआईआर हुई है। इस पूरी खबर पर संतोष कुशवाहा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। संतोष जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? संतोष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो चीफ रौनक हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। रौनक, आपसे मेरा सवाल है, आश्वासन तो मिला था इस पूरी खबर पर, जेडीयू प्रवक्ता संतोष कुशवाहा की तरफ से भी मिला था कि कार्रवाई होगी, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने इस पूरे मामले पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई रौनक नहीं हुई है, बल्कि पीड़ित परिवार को अब धमकाया भी जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा कंचन आपने। जिस तरह से इस पूरे मामले को हम लोगों ने उठाया, वीआईपी इस तरीके से इस पूरे मोहल्ला लिंचिंग की घटना को उठाया, उजागर किया और सरकार तक इस मुद्दे को पहुंची। आखिरकार प्रशासनिक स्तर पर या पुलिस के खौफ जो है वो किस तरह से लोगों के बीच, तो इस मुद्दे को उठाने के बाद जब ये खबर चली वीआईपी पर, तो खबर चल लगा। रौनक, आपके पास लौटूंगी, अभी आपके पास लौटूंगी रौनक, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर जेडीयू के प्रवक्ता को दोपहर 12 बजे डिबेट में हमने देखा को धमकाया जा रहा है, उन पर सर आपके साथ चर्चा हुई थी। इस पूरी खबर पर चर्चा के दौरान आपने आश्वासन दिया था कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने इस खबर पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब पीड़ित पक्ष को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। सर देखिए धमकी देना और देने वाला कभी बचेगा नहीं, और जो भी कांड किया है संतोष जी, होगा दोपहर में भी बताए थे। संतोष जी, कार्रवाई कब होगी सर? बात किए थे हम लोग। हाँ। और उस एसपी और डीएसपी ने संज्ञान लिया है। हाँ। और कहा तो बात नहीं कर पा रहे हैं संतोष कुशवाहा जी, क्योंकि जवाब संतोष कुशवाहा जी के पास है ही नहीं।
इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद संतोष कुशवाहा ही हमारे साथ जुड़े थे, जिनका ये कहना था कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इसी तरह से न कोई कार्रवाई हुई है, बल्कि इस पूरे मामले पर अपराधी हैं, लेकिन कार्रवाई इस मामले पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी खबर पर आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की, लेकिन वाकई हैरान करता है कि आश्वासन तो मिलता है, लेकिन आश्वासन के बाद इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक शख्स को भीड़ यहाँ पर पीटती है, मारती है, पानी मांगता है तो उसको पेशाब और गर्म पानी पिला दिया जाता है। लेकिन हैरानगी की बात है कि ऐसे लोगों पर ना कोई कार्रवाई अभी तक हो पाई है, ना ऐसे लोगों के अंदर किसी का कोई खौफ है। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। तो बिहार में शहरी क्षेत्रों में रह रहे लोगों के टीकाकरण के लिए यहां पर 121 टीका एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया। अब इस टीका एक्सप्रेस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। जी हां, बिहार यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गुंजन पटेल, जिन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए इस 121 टीका एक्सप्रेस महज एक दिखावा बताया और कहा कि जनता को भ्रमित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। कि ये जो कोरोना महामारी है, अगर इससे बचने का एकमात्र अगर कोई उपाय है तो वह वैक्सीनेशन, हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन पूरे देश में केंद्र सरकार के और खास करके बिहार में राज्य सरकार की जिस तरह से रवैया रहा है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और आज 121 रथ निकाल के जो ये नौटंकी कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता अच्छी भली बात ही समझ चुकी है। तो बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित विश्वविद्यालय के गठन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल के दाखिले में छात्राओं को 33% आरक्षण देने का निर्देश दिया। इस फैसले से बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने खुशी जताते हुए सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस फैसले से बिहार में लड़कियों की भागीदारी बढ़ेगी। जो बिहार 15 वर्षों में जिस तरह से बिहार को बदलने वाले मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं, तो निश्चित रूप से परिस्थितियों को, जो बिहार की परिस्थिति थी उसको तो उन्होंने बदलने का काम किया ना। कि इनसे 32,000 करोड़ के बिहार को 2,15,000 करोड़ करने वाले मुख्यमंत्री हुए हैं, तो निश्चित रूप से उन परिस्थितियों को बदला है। जो बिहार में लड़कियां मैट्रिक में परीक्षाओं में जिनकी संख्या नगण्य हुआ करती थी छात्राओं की, आज देख लीजिए करीब 14 लाख मैट्रिक में बच्चे पास कर रहे हैं, 7 लाख बच्चियां हैं। ये तो परिस्थिति तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने बदला हुए। जो बिहार जैसा बिहार। तो ईडी की टीम ने राष्ट्रीय जनता दल के सांसद एडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी यहां पर फर्टिलाइजर घोटाले के मामले में की गई है। इस पूरे मामले को लेकर बिहार में राजनीति गर्मा गई है। बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधते हुए कहा कि राजद ऐसी पारिवारिक पार्टी जहां उनकी दुकान क्राइम और क्रिमिनल के सहयोग से चलती है। देखिए, आरजेडी एक परिवार की पार्टी है और आरजेडी की दुकान क्राइम और क्रिमिनल्स के सहयोग से चलती है। और जितने भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, अनियमितता बरतने वाले लोग हैं, इन लोगों के सहयोग से चलती है। इनको बड़े थैलीशाह चाहिए। बड़े आपराधिक तत्व, संगीन अपराधों में लिप्त लोगों की बहुतायत आरजेडी में है। और निश्चित तौर पर जो ये कार्रवाई हुई है उनके सांसद के खिलाफ, ये पहले से चले आ रहे मामले हैं। और ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाएं जब कोई कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पर उनकी कार्रवाई करने का एक सीधा एक प्रोसीड्योर है, जिसके तहत वो पहले से उसमें लिप्त थे। बिहार में विपक्ष की भ्रष्टाचारी राजनीति में एक नया अध्याय, उच्च सदन को कलंकित किया। खाद घोटाला के अभियुक्त को राज्यसभा में नामांकित कर तो राजनीतिक खाद कौन लिया? उच्च सदन में नामांकित होने में क्या धन की महिमा भी रही है? आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय ने खाद घोटाला के अभियुक्त पर कार्रवाई सुनिश्चित किया। तो कोरोना काल में बिहार सरकार पर कोरोना से हुए मौत और संक्रमण के आंकड़े छिपाने का आरोप कांग्रेस द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बिहार यूथ कांग्रेस के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना के नेतृत्व यहां यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल ने किया।
इस दौरान सिवान में एम्बुलेंस खरीद घोटाले में दोषियों को बर्खास्त करने और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की गई। हम लोगों ने देखा कि राज्य की क्या हालत हुई, आम लोग बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कैसे परेशान हुए, और जहां सरकार से उम्मीद की जा रही थी सरकार संवेदनशीलता दिखाएगी, वहीं पर हमने सरकार का एक नया चेहरा देखा। जो वर्तमान में जो स्थिति है, युवा वैक्सीन के लिए परेशान है और ब्लैक फंगस जैसी बीमारी के लिए दवा नहीं मिल रही है। तो केंद्रीय भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर भारतीय मजदूर संघ बिहार ने बंगाल में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं पर हुए अत्याचार की निंदा के साथ किए जा रहे आपराधिक घटनाओं के खिलाफ आवाज बुलंद की। मौके पर बंगाल सरकार पर अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की गई। वहीं बिहार और संपूर्ण भारत के लोगों से अत्याचार से प्रभावित लोगों को ज्यादा से ज्यादा दान देकर आर्थिक सहायता प्रदान करने की अपील भी की गई। वायलेंस हुआ उसमें हमारा मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि मजदूरों का घर उजाड़ दिया गया, ये ऑटो वालों को स्टैंड पर लगाने से रोक दिया गया, उनका तोड़ दिया गया। जो हमारे छोटे मोटे दुकानदार जो रेहड़ी पटरी पर चलाते थे उनका दुकान उजाड़ दिया गया। महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। जो हमारे फिशरमैन हैं उनको जो है नदियों में नहीं उतरने दिया जा रहा है, जिस मछली के साथ उनका जीविका चलता है। इस प्रकार चाय बगान में इस प्रकार हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उसका कार्ड छीन लिया गया है। तो अभी भी जो टीएमसी के गुंडों द्वारा जो वहाँ अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार के विरोध में आज भारतीय मजदूर संघ पूरे देश में एकजुटता दिवस मना रहा है। बिहार के शहरी क्षेत्र वैक्सीनेशन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 121 टीका एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया। दानापुर नगर परिषद में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के टीका एक्सप्रेस के माध्यम से 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया। इस उद्घाटन में नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से यहां पर इसकी शुरुआत की। सबसे पहले तो मैं बिहार सरकार के इस सराहनीय कदम का स्वागत करता हूं, जो सराहनीय योग्य है। और जो लोग इस टीकाकरण में नहीं शामिल हो रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं और विनम्र निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि अपने और अपने परिवार के सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें और जरूर से जरूर जाके टीका केंद्र पे, जो नज़दीकी टीका केंद्र है या हमारे द्वारा आज जो चलाया जा रहा है टीका एक्सप्रेस, उसमें शामिल होकर उसको चिन्हित करा के सभी व्यक्ति को और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी ये सुनिश्चित करें कि सभी लोगों का टीकाकरण कराएं। इसका टीका एक्सप्रेस का उद्देश्य जो है, आपको जन जन तक टीकाकरण को पहुंचाना है कि अभी सरकार की शुरुआत जो है 45 प्लस के लोगों के लिए की गई है, क्योंकि वो लोग जो होते हैं किसी भी डिजीज के प्रति ज़्यादा प्रोन होते हैं, बहुत तरह की बीमारियों से पहले से ग्रसित होते हैं, तो वो अफेक्टेड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं उनमें। तो सरकार ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया है कि 45 प्लस के लोगों का टीकाकरण जो है टीका एक्सप्रेस गाड़ी के माध्यम से करवा रहे हैं। तो मोतिहारी जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने संग्रामपुर प्रखंड के यहां भवानीपुर में चंपारण बांध का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने बांध के टूटे हुए क्षेत्र का निरीक्षण कर टूटे हुए हिस्से पर 15 जून से पहले ठीक कराने का निर्देश दिया। मौके पर बाढ़ नियंत्रण के कार्यपालक अभियंता, अनुमंडल पदाधिकारी अरिराज, DCLR अरिराज समेत कई अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। जी सर, कितना है पंचायत में यहाँ पे हम अभी खड़े हैं। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि चंपारण तटबंध यहीं पे ब्रिज हुआ था, तो ब्रिज प्लगिंग का जो काम किया था तो उसको देखने के लिए हम आए हैं। और साथ में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गंडक फ्लड कंट्रोल के यहाँ पे अभियंता है, SDO COs भी हैं और प्रशासन के अन्य पदाधिकारी भी यहाँ पे है। मूल उद्देश्य यही है कि अलर्ट रहना है, क्योंकि लास्ट ईयर जो पाइपिंग हुआ यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ को तो प्लग इन किया था, लेकिन यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही वो ब्रिज हुआ है। जी सर, और यहाँ इस साइड में जी सर कितना है?
चलिए इसी के साथ बिहार की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।